नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन का आगाज करेंगे आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता आज रद्द कर दी गई है। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद में संसद सदस्यता उनकी रद्द हुई है। अप्रैल में हो सकता है वायनाड में लोकसभा उपचुनाव का ऐलान। यह भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल की सांसद जाते ही इलेक्शन कमीशन का भी मंथन अब शुरू हो गया है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद थे, लेकिन आज उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। कल सूरत कोर्ट की तरफ से, जो सेशन कोर्ट है, उसकी तरफ से फैसला सुनाया गया था। 2 साल की सजा मानहानि केस में सुनाई गई उन्हें, जिसके बाद में आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहना है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। और वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं खतरा भी अब मंडरा रहा है, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद में अब 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर वो सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं और हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले पर अगर स्टे लग जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आप तक लगातार हम पहुंचा रहे कि मानहानि केस में कल उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद में आज उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब राहुल की सियासत की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई। राहुल पर फैसले का क्या कुछ असर पड़ेगा, ये काफी गौर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो संसद में सदस्यता है वो अब खत्म हो चुकी है। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद थे, लेकिन आज उनकी संसद की जो सदस्यता है उसे खत्म कर दिया गया। अब राहुल गांधी संसद नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही राहत नहीं तो चुनाव लड़ने पर भी रोक। अगर राहुल गांधी को हाल ही में जल्दी अगर राहत नहीं मिलती है तो आगे करीब सजा पूरी होने के 6 साल तक, यानी कि कुल मिलाकर 2 साल की सजा और 6 साल तक, यानी कि कुल 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो राहुल गांधी पर जो फैसला सुनाया गया उसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो आपको बता रहे हैं। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद थे और अब उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब राहुल गांधी संसद नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब उसके बाद में राहुल गांधी के आखिर पास में आखिर क्या कुछ रास्ते हैं वो भी आपको बता रहे कि पहला विकल्प है कि ट्रायल कोर्ट सजा पर रोक लगा दे। दूसरा विकल्प यह है कि वो ऊपरी अदालत सजा कम कर दे या उस पर स्टे लगाया जा सकता है। राहुल गांधी के पास में फिलहाल ये रास्ते हैं अभी अपनी सदस्यता को बचाने के लिए। तीसरा विकल्प है कि हाईकोर्ट फैसले को रद्द कर दे। अगर राहुल गांधी सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट की तरफ से अगर स्टे लगता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। 23 मार्च 2023 को उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। रिहाई के 6 साल बाद तक रोक। वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई भी चुनाव, ना विधानसभा का ना लोकसभा का, यानी कि कुल मिलाकर 8 साल तक चुनाव पर बैन अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए लग चुका है। वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से सरकार ने प्रशासन की मदद से कई सपा नेताओं की सदस्यता छीन ली। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है,
उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की प्रतिशोध की नीति का उदाहरण है। बीजेपी को लग रहा है कि राहुल गांधी का मुंह बंद करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें बोलने दिया गया तो बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। This government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party that Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. They are coward, they are timid, they do not know how to face Rahul Gandhi. That is why they thought it prudent to throttle him, to subjugate him by any way whatsoever. That is why he has been disqualified. But Rahul Gandhi ji is an intrepid political personality who believes in the politics of people. This government is nothing. वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की तानाशाही है। राहुल गांधी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि और क्या कुछ कहा है कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने। Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India. राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर राज्यसभा सांसद रजीत रंजन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की घटना राहुल गांधी के साथ हुई है तो बीजेपी सरकार इस तरह का काम देश के किसी भी नेता के साथ करवा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मोदी सरकार की तानाशाही को दिखाता है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है रंजीत यादव ने। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अगर राहुल गांधी जी के वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी। ये ट्वीट किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और अपील प्रक्रिया में होने के दौरान इस कार्रवाई से और तेजी से मैं स्तब्ध हूं। ये दस्तानों से ओझल राजनीति है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। काशी वासियों को आज बड़ी सौगात विकास की मिली है। दरअसल आपको बता दें कि 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया। काशी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है। काशी में समिट का होना सौभाग्य की बात है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि काशी मानवता के परिश्रम की साक्षी रही है। बड़ी चुनौतियों का सामूहिक प्रयास से हल हुआ है। वन अर्थ वन हेल्थ के विजन को भी आगे बढ़ाया है। 2024 के बाद भारत टीबी के खिलाफ लड़ा है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी के खिलाफ कई अभियान चलाए गए। टीबी के खिलाफ अभियान में जन भागीदारी भी हुई। 10 लाख टीबी मरीजों को लोगों ने गोद लिया। बच्चे भी टीबी के खिलाफ अभियान का हिस्सा रहे।
बच्चों ने पिगी बैंक तोड़कर टीबी मरीजों को गोद लिया है। टीबी मरीजों के खातों में सीधे पैसे भेजे गए हैं। पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। पूरे विश्व बड़ी खबर का आज वाराणसी के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी ने वाराणसी को तमाम सौगात दी। वहीं सीएम योगी ने समिट को आज संबोधित किया और कहा कि प्राचीन नगरी काशी में सबका स्वागत है। कर्म नगरी काशी में पीएम मोदी का स्वागत मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी काशी का नेतृत्व कर रहे हैं। तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज मिली है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। भारत दुनिया के G20 देशों के समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत उसका नेतृत्व कर रहा है। और इस अवसर पर 2018 में जो एक संकल्प पूरी दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने के एक अभियान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था, उस संकल्प में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया था, आज हम उसके नजदीक पहुंच चुके हैं। और आज स्टॉप टीबी कैंपेन का जो थीम भी दिया गया है
ये वास्तव में उनके उन संकल्पों को ही मजबूती प्रदान करने और इस संकल्पों को ही आगे बढ़ाने का है कि यस वी कैन इन टीबी, और इस थीम को भारत, उस थीम के अनुरूप हम ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। गत 5 वर्ष के अंदर जो उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, इनमें 16,90,000 टीबी रोगियों को पोषण सहायता के माध्यम से अब तक 422 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उन सभी रोगियों को उपलब्ध करवाया गया है। निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की यहां पर नेतृत्व में अब तक 2,25,000 से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया गया तथा उन्हें पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिनमें 70% से अधिक रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर के उन्हें उपचार से मुक्त किया जा चुका है, उससे अपने आप को अलग हो चुके हैं। वहीं लखनऊ की सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह बेटियों की शिक्षा के लिए कई कदम उठा रहे हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बेटियों की शिक्षा के लिए 15 कॉलेज, 15 डिजिटल लैब और 150 कंप्यूटर लगवाए हैं, और वहीं 15,000 बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल लैब भी स्थापित कर अभिभूत हूं। 1 साल में सरोजनी नगर के हर गर्ल्स कॉलेज में डिजिटल लैब का संकल्प सिद्ध हुआ। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बेटियों की शिक्षा, प्रगति और उन्नति में योगदान दे सकूं, मेरा और मेरी मां का यही सपना था। तो राजेश्वर सिंह ने जो कदम उठाए उसकी जानकारी आज दी गई ट्विटर के जरिए। 15,000 बेटियों के लिए डिजिटल लैब स्थापित कर अभिभूत हूं, ऐसा कहना है राजेश्वर सिंह का। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं राजेश्वर सिंह। 15 कॉलेज, 15 डिजिटल लैब और 150 कंप्यूटर लड़कियों की पढ़ाई के लिए दिए गए। 1 साल में सरोजनी नगर के हर गर्ल्स कॉलेज में डिजिटल लैब का संकल्प जो था वो भी पूरा हुआ है, और इसकी जानकारी खुद राजेश्वर सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। वहीं वृंदावन में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। एमवीडीए के अधिकारियों की अनदेखी से ये पूरा अवैध निर्माण चल रहा है। एमवीडीए के अधिकारी नोटिस देकर दायित्व से इतिश्री करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी के कारण चारों तरफ अवैध निर्माण हो रहा है। पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर भी जगह जगह बिना नक्शा पास मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पर मौजूद है। रमणरेती पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर पद्मिनी आश्रम, और पद्मिनी आश्रम में 4 मंजिला इमारत बनकर खड़ी हो गई। रिहायशी मकान का नक्शा पास हुआ था, जिसमें मात्र 6 कमरे थे। बेसमेंट और पार्किंग सहित 3 दर्जन से ज्यादा कमरों का आलीशान गेस्ट हाउस वहां पर खड़ा कर दिया गया। नाम से आश्रम और काम से गेस्ट हाउस। वृंदावन के लिए नई बात नहीं है। वृंदावन में 90% व्यवसायिक गेस्ट हाउस के नाम से के आगे आश्रम शब्द लगाए हुए हैं। अवैध निर्माण के बारे में अधिकारियों ने बताया है कि हमने नोटिस भेज दिया था। नोटिस भेजने के बाद भी अवैध निर्माणों पर एमवीडीए आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण केवल नोटिस भेजकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। यदि किसी नगरीय क्षेत्र में और आवासीय भवन के लिए आरक्षित भूखंड में और व्यावसायिक रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है तो वो कानून के विरुद्ध है। इसके संबंध में विकास प्राधिकरण में शिकायत होने पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि विकास प्राधिकरण इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो उसके अधिकारी भी इसमें। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।